हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 2 को आगे बढ़ाते हुए वीडियो का पार्ट 2 देखेंगे। इसमें क्रोमोसोम की रचना के बारे में हम लोग देखेंगे, कैसी इसकी रचना होती है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, प्रत्येक क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की रचना में दो परस्पर लिपटे हुए कुंडलित धागे होते हैं। ये पिंक कलर से जो दो पतला सूत्र दिखाई दे रहा है, ये दो कुंडली धागे, जिसको कि बाद में क्रोमेटिड्स या क्रोमोनीमाटा बोला जाता है। और ये दोनों क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम में एक बीच में एक गोलाकार रचना से जुड़े हुए रहते हैं। इस रचना को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर का इम्पोर्टेंस है क्रोमोसोम में, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सेल का गति का नियंत्रण और निर्देशन इसी के द्वारा होता है। इसके अलावा इसमें जो लिक्विड पार्ट है, जेली जैसा पार्ट है, जो इस धागे को घेर के रखता है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स को बाहर से एक आवरण घेर के रखता है, ये ब्लू कलर में, जिसको कि पेलिकल बोलते हैं। और क्रोमोनीमाटा, इसके धागे पे छोटा छोटा जो देख रहे हो, जगह जगह गोलाकार कण जैसी रचना है, इसको क्रोमोनीमाटा बोलते हैं। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम लोग आगे देखेंगे कि इसका रासायनिक संगठन या कैसे ये बना हुआ है, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो प्रत्येक क्रोमोसोम मुख्य रूप से दो चीज़ से मिलके बना हुआ है। एक है न्यूक्लिक एसिड और दूसरा क्या है? प्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड भी इसमें जो है वो दो प्रकार के होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। और प्रोटीन भी दो प्रकार के इसमें होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और हिस्टोन डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ के एक प्रकार का न्यूक्लियो प्रोटीन बनाता है, और दूसरे प्रकार का न्यूक्लियो प्रोटीन आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन बनाता है। यानी क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो देखा तुम लोगों ने कि डीएनए किसके साथ जुड़ता है? हिस्टोन प्रोटीन के साथ। और आरएनए किसके साथ जुड़ता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ। डीएनए और आरएनए जो प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं, उनका रेशियो, एक क्रोमोसोम में इनका अनुपात कैसा होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का अनुपात आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का अनुपात कितना होता है? 9:1। यानी किसी क्रोमोसोम में अगर 10 पार्ट है ये न्यूक्लियो प्रोटीन, उसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन 9 और आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का 1 भाग होगा। 9 भाग क्या होगा? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। ये क्वेश्चन भी तुम लोगों को कभी कभी पूछता है, तो इसको ध्यान रखोगे कि 9:1 रेशियो में होता है। क्रोमोसोम मुख्यतः डीएनए का बना होता है, और एक क्रोमोसोम पर डीएनए के अणुओं की संख्या 10,000 से 20,000 तक होती है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्रोमोसोम क्या से बना होता है? मेनली डीएनए से। आरएनए कम होता है और डीएनए की मात्रा ज़्यादा होती है। तो डीएनए क्या है और इसकी आणविक संरचना कैसी होती है? तो डीएनए के बारे में हम लोगों को जानकारी दिए थे जेम्स डी वाटसन एंड एच.सी. क्रिक, और ये दोनों अंग्रेज वैज्ञानिक थे। 1962 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, क्योंकि इन्होंने डीएनए की आणविक संरचना के बारे में बताया था। तो डीएनए क्या है? इनके अनुसार, वाटसन एंड क्रिक के अनुसार, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं ये डीएनए। और न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है ध्यान रखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है। न्यूक्लियोटाइड क्या के बने होते हैं? शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेस के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या से बने होते हैं? शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजिनस बेस। और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल होता है। देखो बुक में भी तुम लोगों को दिखाया है इस तरह का डबल हेलिकल, मतलब दो इसमें ये होते हैं, हेलिक्स होते हैं, दो स्ट्रैंड से बना हुआ ये रचना है। और बीच में ये नाइट्रोजिनस बेस, ये जो देख रहे हो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर, तो इसमें दो स्ट्रैंड है ये, और ये क्या है? नाइट्रोजिनस बेस।
तो इसको अगर हम लोग अलग करना चाहें, अगर जब ये द्विगुणन क्रिया होती है तो एक एक हेलिक्स जो है, एक एक स्ट्रैंड जो इसका है वो अलग होता है। तो इसमें कौन कौन सा शुगर और नाइट्रोजिनस बेस होते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, याद रखोगे, पूछता है एक नंबर क्वेश्चन में। और ये हेलिक्स में न्यूक्लियोटाइड उपस्थित रहते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है अभी बताई मैं तुम लोगों को कि शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेस के बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दो स्ट्रैंड है, दोनों स्ट्रैंड शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजिनस बेस से बने होते हैं, और दोनों स्ट्रैंड आपस में, ये देखो एक स्ट्रैंड, ये जो एक स्ट्रैंड है उसमें भी फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस है, और दूसरे में भी फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस है, और दोनों एक दूसरे से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, हाइड्रोजन बॉन्ड से दोनों स्ट्रैंड जुड़ते हैं। जुड़ता क्या से है? नाइट्रोजिनस बेस से। कौन कैसे जुड़ता है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजिनस बेस मिलके क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। और डीएनए में जो शुगर होता है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, और आरएनए में जो शुगर होता है, आरएनए भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखें कि क्रोमोसोम में डीएनए और आरएनए दोनों होता है, तो बाद में हम लोग आरएनए का भी स्ट्रक्चर देखेंगे। वहाँ पे देखेंगे कि शर्करा जो है वो उसमें राइबोज शुगर होता है। डिफरेंस भी पूछता है तुम लोगों को, तो यह इसको ध्यान रखोगे। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में राइबोज, ये दोनों 5 कार्बन यानी पेंटोज शुगर है। और नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप का होता है, एक है प्यूरिन और दूसरा है पायरिमिडिन। ये भी क्वेश्चन तुम लोगों को कभी कभी 1 मार्क्स में पूछता है। तो प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस में क्या क्या होता है? एडिनिन और गुआनिन। और पायरामिडिन नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन सा है? थाइमिन और साइटोसिन। ये डीएनए में उपस्थित होते हैं। और आरएनए में क्या होता है? थाइमिन के जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। इसको भी तुम लोग याद रखोगे, ये भी एक 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछता है कि कौन सा रिप्लेस होता है नाइट्रोजिनस बेस, प्यूरिन या पैरामिडिन, और किससे? तो थाइमिन रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से आरएनए में, आरएनए के स्ट्रक्चर में। इसका जो रेप्लिकेशन होता है, द्विगुणन होता है, जब सेल डिवाइड होता है उस समय दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, और दोनों फिर अपना एक एक नया, ये देख रहे हो ना, 2 स्ट्रैंड, 1 स्ट्रैंड यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड, चूँकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, यहाँ से ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं, और फिर से एक नया स्ट्रैंड अपना अपना बना के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नया फॉर्म कर लेते हैं। इसलिए इस तरह से डीएनए का डुप्लीकेशन या द्विगुणन होता है जब सेल डिवाइड होता है उस समय। तो इसको हम लोग कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे 50% जो स्ट्रैंड आता है वो पहले वाले सेल से आता है, और 50% न्यू बनता है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो क्रोमोसोम है वो कैसे बना हुआ होता है। तो डीएनए जो है वो कैसे बना हुआ होता है, और डीएनए से कैसे क्रोमोसोम की रचना हुई है। तो हमारे बॉडी में ग्लोबुलर प्रोटीन उपस्थित होते हैं, जिन्हें हिस्टोन प्रोटीन, अभी मैं तुम लोगों को बताई कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है और आरएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ। तो ये जो हम लोगों के बॉडी में हिस्टोन प्रोटीन होता है जिसको ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं, ये 8 की संख्या में क्या करते हैं? क्लस्टर बनाते हैं। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 आगे और 4 पीछे मिलके ये हिस्टोन प्रोटीन एक क्लस्टर बनाते हैं, और इनके ऊपर ही डीएनए क्वाइलिंग करता है। इस तरह से इनके ऊपर डीएनए का क्वाइलिंग होता है, और ये जो रचना बनता है इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। देख रहे हो, ये जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। और ये न्यूक्लियोसोम हजारों हजार की संख्या में बनते हैं, और ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जुड़कर एक चेन बनाते हैं, और इसी चेन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन फाइबर।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। तो ये जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे पहले, उसमें क्या देखे थे कि इस तरह से क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिन फाइबर पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। तो यही डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर बना होता है, जो काफ़ी लंबा होता है। और बाद में जब कोशिका विभाजन होता है उस समय ये कॉन्डेंस होके क्रोमोसोम का जो जनरल स्ट्रक्चर है इस तरह का दिखाते हैं, जिसमें क्या होता है, दो क्रोमेटिड्स होते हैं जो सेंट्रोमियर से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से क्रोमोसोम का रचना होता है। अब शेप ऑफ क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ये जो सेंट्रोमियर है वो कैसे जुड़ा हुआ है क्रोमोसोम के साथ, उसके अनुसार क्रोमोसोम ये देखो टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक 4 टाइप का हो सकता है। तो यहाँ देखो टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर जो है वो एकदम ऊपरी छोर पर लगा हुआ है। एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा सा नीचे छोर से थोड़ा नीचे। सब मेटासेंट्रिक में एकदम बीच में नहीं है, थोड़ा बीच से थोड़ा कम में। और मेटासेंट्रिक में एकदम बीचों बीच में सेंट्रोमियर लगा हुआ रहता है। तो हम लोग इतना डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़े वो किस लिए, क्योंकि इसका हम लोगों के में कुछ इसका फंक्शन है, ज़रूरी फंक्शन है। क्या है ये? मेन हेरिडेटरी मटेरियल है। हेरिडेटरी मटेरियल मतलब माता पिता के गुणों को, आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम डीएनए का ही है। ये तुम लोग याद रखोगे कि मेन जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। और डीएनए का और क्या काम है? जैविक क्रियाओं का नियंत्रण। जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रण करने वाला डीएनए ही है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम और एक इसका क्या है? आरएनए का संश्लेषण। इसके अलावा भी कई काम है। आरएनए का संश्लेषण कराने में डीएनए का ही मेन रोल है। और आरएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस कराने में हेल्पफुल है, मदद करता है। तो डीएनए के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा न्यूक्लिक एसिड जो है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसके बारे में देखेंगे। तो मेनली तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो आनुवंशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम डीएनए का होता है। लेकिन आरएनए भी कुछ वायरसेस में आनुवंशिक पदार्थ या हेरिडेटरी मटेरियल का काम करता है। तो आरएनए के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे। आरएनए का संश्लेषण केंद्रक में होता है। आरएनए कहाँ सिंथेसाइज होता है? न्यूक्लियस में, केंद्रक में। लेकिन ये केंद्रिका और साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव में पाया जाता है। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहता है, राइबोसोम के साथ भी रहता है। और प्रोटीन, इसका मेन काम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। और कुछ वायरसेस में ये हेरिडेटरी मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ का काम करता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्योंकि तुम लोगों को क्वेश्चन आता है कि डीएनए और आरएनए में अंतर करो, या डीएनए आरएनए में कुछ सिमिलरिटीज़ या समानता दिखाओ। तो तुम लोग अगर दोनों का स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानोगे तो ये नहीं कर पाओगे। तो तुम लोगों का दोनों में डिफरेंस मैं अलग से दे दूँगी। यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो ये वहाँ देखे थे हम लोग डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, ये प्रायः सिंगल स्ट्रैंडेड, यानी इसमें एक ही स्ट्रैंड होता है। और ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, इसमें भी सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन होता है। डीएनए की तरह आरएनए में भी 100 से हजारों न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो एक लीनियर सीक्वेंस में जुड़े हुए होते हैं। और अब ध्यान देने लायक बात है जो तुम लोगों को हमेशा पूछता है कि इसमें जो पेंटोज शुगर होते हैं, 5 कार्बन शुगर, हम लोग ने देखा था कि न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट शुगर और नाइट्रोजिनस बेस से बने होते हैं। वहाँ भी मैं बताई तुम लोगों को। और इसको ध्यान रखोगे कि पेंटोज शुगर कौन सा होता है यहाँ आरएनए में? राइबोज। और नाइट्रोजिनस बेस में एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन तो होगा, लेकिन थाइमिन के जगह पे यहाँ पे क्या होता है? यूरासिल। और आरएनए जो है वो 3 प्रकार का होता है। मैसेंजर आरएनए जिसको एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए जिसको स्मॉल आर आरएनए से दिखाते हैं, और ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। इसका मुख्य काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस में ये तीनों ही प्रकार का जो आरएनए है उसका मुख्य काम
प्रोटीन सिंथेसिस में यानी प्रोटीन के संश्लेषण में ये मदद करते हैं, क्योंकि डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है और आरएनए से प्रोटीन का। तो आरएनए मेनली प्रोटीन के सिंथेसिस में, प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करते हैं। आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। थैंक यू।